श्री राम गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित एवं पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर इस वीडियो को डिज़ाइन किया गया है सो दैट कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें और अपनी सफलता को पा सकें। यहाँ पे हम लोग ज्ञान की दृष्टि से बात नहीं करेंगे, डिटेल्ड लेक्चर अगले वीडियो में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग रिवीजन मॉड्यूल, जो भी कुछ आपने पढ़ा है 12वीं कक्षा में, उसे हम रिवीजन मॉड्यूल के रूप में देखेंगे और अपनी तैयारी को किस लेवल तक ले जाना है उसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे सो दैट कि आपका फिजिक्स में डिस्टिंक्शन लग जाए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। यहाँ देख रहे हैं कि आवेश क्या है। आवेश के बारे में छोटी सी बात बता दें। आवेश एक भौतिक राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश आपका भौतिक राशि है, सभी लोग जानते हैं। आवेश एक भौतिक राशि है और ये जो है वैद्युत से संबंधित प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत से संबंधित प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत से संबंधित प्रभाव उत्पन्न करने का मतलब क्या है, समझेंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये जान लो कि आवेश को जो हम लोग सूचित करते हैं वो आवेश को Q से सूचित करते हैं, जिसका मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जो वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। तो आवेश एक भौतिक राशि है और ये करता क्या है? वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। इसे Q से सूचित करते हैं, जिसका मात्रक क्या है? कूलाम है। याद रखोगे? याद रखोगे। अभी हम लोग बात किए कि आवेश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या है वैद्युत प्रभाव? जानते हैं इससे? आवेश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है, इसे हम लोग समझें। सबसे पहला है कि जब आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, जब आवेश स्थिर अवस्था में रहता है तब केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब आवेश गति करता है, जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा का निर्माण करता है। जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा का निर्माण करता है। और तीसरी, जब आवेश त्वरित होती है, जब आवेश त्वरित होती है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करती है। तो ये सारे क्या हैं? यह वैद्युत का प्रभाव है। वैद्युत का निम्नलिखित प्रभाव देख लिए। तो वैद्युत प्रभाव का मुख्य वजह कौन है? आवेश है। जहाँ कहीं आवेश है वहाँ पे वैद्युत है, और जहाँ भी वैद्युत है तो ये वैद्युत प्रभाव आएंगे ही आएंगे। तो पहला क्या देखें कि स्थिर आवेश रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र, हमेशा याद रखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। स्थिर आवेश विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश विद्युत धारा का निर्माण करता है।
और त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करती है। नेक्स्ट, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार को, आवेश का नामकरण हम लोग जानते हैं। आवेश का नामकरण किसने किया? आवेश का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। और आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका देख रहे हैं धन आवेश, और दूसरा आपका ऋण आवेश। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक है। हम लोग यह भी जानते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहते हैं, इकाई ऋण आवेश जिसको बोलते हैं। प्रोटॉन पे इकाई धन आवेश रहते हैं, और न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होते हैं। आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कण पर आवेश नहीं पाए जाते हैं, आवेशहीन है। तो न्यूट्रॉन को आवेशहीन कण कहते हैं, आवेशहीन कण। ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके ऑर्बिट में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। आवेश का नामकरण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट देखते हैं आवेश के मौलिक गुण। तो आवेश के पहला मौलिक गुण है यह आवेश संरक्षित होते हैं, आवेश अचर होते हैं, और आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। 3 गुण याद रखोगे। 2 नंबर का सवाल आता है, बार बार ये पूछा जाता है। संरक्षित कहने का मतलब है कि आवेश के स्थानांतरण के बाद और पहले, जैसे कोई ए बॉडी है, ए बॉडी बी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है। इस स्थिति में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होंगे। और अगला जो है अचरता का गुण। अचरता कहने का मतलब क्या होता है कि इसे साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसे साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है। जैसे ए बॉडी के पास सही सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 प्रोटॉन भी होंगे। अगर ये बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब क्या होगा? इस हालात में अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे, प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होंगे, 4 प्रोटॉन ही रहेंगे। लेकिन बी के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, अगर इसके पास पहले से 3 इलेक्ट्रॉन रहे हैं तो अब इसके पास 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। तो इसे क्या कर रहे हैं? इसे आसानी से जैसे 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाते हैं, और 4 में से यहाँ पे 2 घटा रहे हैं तो 2 बचे। इसे क्या बोलेंगे कि इसे साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है क्वांटमीकरण का। तो यह भी एक अपने आप में 2 नंबर का सवाल है। तो इसे क्वांटमीकरण का जब टॉपिक आएंगे तो उसमें देखेंगे। बस आप ये जानो कि आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि आवेशित करने की कितने विधियां हैं। तो आवेशित करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं।
कौन कौन से हैं? किसी वस्तु को हम लोग 3 तरह से आवेशित कर सकते हैं। किसी वस्तु को 3 तरह से आवेशित कर सकते हैं। वो कैसे? पहला घर्षण द्वारा, पहला घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, और तीसरा प्रेरण द्वारा। तीनों को समझते हैं कैसे होता है। घर्षण द्वारा देख रहे हैं क्या कि ये जो कांच के छड़ हैं, तो कांच के छड़ को आपस में रगड़ने से कौन सी आवेश का उत्पत्ति हो रही है, मतलब जनरेट हो रहा है? तो धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। तो याद रखेंगे कि कांच के छड़ पर किस प्रकार के आवेश आते हैं? धन आवेश आते हैं। और एक आपने सुना होगा एबोनाइट। तो एबोनाइट के जो छड़ होते हैं, एबोनाइट पर किस प्रकार का आवेश आएंगे? ऋण आवेश। एबोनाइट पर किस प्रकार का आवेश आते हैं? ऋण आवेश। तो यहाँ पे जब कांच और एबोनाइट को आपस में रगड़े जाएंगे तो कांच धन आवेशित होंगे और एबोनाइट ऋण आवेशित। अगला क्या है? चालन द्वारा। चालन द्वारा क्या समझ रहे हैं कि चालन में होता क्या है कि एक्चुअली कि अगर ये कोई आपका बॉडी, इस पे कोई आवेश नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अगर संपर्क में कोई एक ऐसा वस्तु रख दें जो धन आवेशित हो, जो धन आवेशित हो, तो इसके संपर्क में जब ये वस्तु आती है तो पहले से बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब यह भी धन आवेश से आवेशित हो जाएगी। तो चालन में क्या होता है कि दो चालक के माध्यम से, किसके माध्यम से? चालक के माध्यम से आवेश जब स्थानांतरित होते हैं तो उसे चालन विधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल कहें तो विद्युत उदासीन होते हैं, तो उदासीन गोला है और यहाँ पे एक चार्ज रॉड जो धन आवेशित रॉड है, इस न्यूट्रल स्फीयर पे जब टच करता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये भी कैसा हो जाता है? चार्ज हो जाता है। धन आवेश से क्या हो रहा है? चार्ज हो जा रहा है। तो उसे चालन विधि कहते हैं। चालन विधि में एक्चुअली होता क्या है कि संपर्क करेगा और संपर्क करके आवेश एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित हो जाएंगे। चालन समझ गए? यहाँ पे मेन समझना है प्रेरण को। तो प्रेरण में क्या होता है कि प्रेरण में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, प्रेरण को थोड़ा ढंग से समझा जाए कि जैसे ये कोई बॉडी है और इसके नज़दीक कोई ऋण आवेशित से आवेशित कोई दूसरे बॉडी बी को लाते हैं, इसके नज़दीक टच नहीं करेंगे, नज़दीक लाएंगे। तो नज़दीक लाने के कारण इसमें होता क्या है कि ये जो बॉडी उदासीन था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, वो अब क्या होगा? ये ऋण आवेश के अपोजिट धन आवेश ये अपने में उत्पन्न करेगा। किसको बोलते हैं? प्रेरण। बिना संपर्क में आए हुए विपरीत प्रकृति के आवेश क्रिएट किया जाता है, क्रिएट होता है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरण। ठीक है, प्रेरण समझ गए? जैसे कहता है ना कि हम किसी से प्रभावित हो गए, तो ये बॉडी जिस पे कोई चार्ज नहीं था, ये बॉडी जिस पर कोई चार्ज नहीं था, वो
बॉडी बी से प्रभावित होकर के विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न कर लिया। लेकिन यहाँ चालन में क्या देखें, एक चार्ज बॉडी टच किया लेकिन प्रेरण में टच नहीं करता है। आशा है समझ गए होंगे। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव से याद रखेंगे कि यह एक काल्पनिक रेखा है। क्षेत्र रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक। कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इन दोनों के कारण पढ़ेंगे, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों दिशाओं में फैले जाते हैं। चारों दिशाओं में है, तो चारों दिशाओं में क्या है? ये आवेश से दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर वैद्युत क्षेत्र रेखा होंगी, और ऋण आवेश से नजदीक की ओर, इसको क्या बोलेंगे? इनवर्ड। इंग्लिश में अगर इनकी बात की जाए तो इसको बोलेंगे इनवर्ड और इसको बोलेंगे आउटवर्ड। तो धन आवेश के लिए जो होते हैं ये आउटवर्ड होते हैं, और ऋण आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं वो इनवर्ड होते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ज्यामिति के दिखाने के लिए किया जाता है। हम लोग इसको प्रभाव को समझने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, वही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें मेन पॉइंट याद क्या रखने हैं सो समझ लेते हैं कि डिटेल्ड लेक्चर देखो, डिटेल्ड लेक्चर किसी दूसरे वीडियो में आएंगे। ये सिर्फ रिवीजन मॉड्यूल्स बनाए हैं ताकि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन करेंगे और उसी पे फोकस करेंगे। आप लोग यह नहीं देखोगे कि किस चैप्टर से। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। तो आशा है कि आप सवाल पे फोकस करो, ना कि चैप्टर पर। आइकॉन पर कौन सा चैप्टर दिख रहा है उस पे जाने के बजाय उस वीडियो के अंदर कंटेंट क्या है ना, उस पे आप फोकस करो, आप अच्छे से सफल हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखोगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। एक दूसरे को, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और आगे हम लोग समझेंगे एक और फीचर क्या है कि यह एक बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, लेकिन चुंबक बंद परिपथ का निर्माण करती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती है, लेकिन चुंबक बंद परिपथ का निर्माण करती है। थोड़ा सा इसको दिखा दे कैसे, आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो। एक का क्या रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं? चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नॉर्थ पोल से क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और साउथ पोल में इंटर कर जाएंगी। लेकिन अंदर अंदर क्या होती हैं? चुंबक के अंदर एस पोल से एन पोल की ओर जाता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और चुंबक के बाहर एन पोल से एस पोल की ओर। तो इसे अच्छी तरह से चला करके देखो, देखो कैसे एन से निकला, एस में प्रवेश किया, फिर अंदर एस से एन गया, फिर बाहर एन से एस आया। ये देखो तो एक बंद परिपथ निर्माण कर रहा है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं। ये आपको 2 नंबर में सवाल कभी कभार आ जाते हैं कि दो आवेशों के बीच वैद्युत क्षेत्र रेखा खींच को दिखाओ। दो आवेशों के बीच,
तो यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो समान प्रकृति के आवेश लिए और दो विपरीत प्रकृति के आवेश लेंगे। दो समान प्रकृति के आवेश ले लिए और दो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। तो दो धन प्रकृति ले लिए, यहाँ पे दो ऋण प्रकृति ले लिए। तो दो धन प्रकृति में कैसे दिखाएंगे तो समझिएगा कि जैसे हमने क्या स्टडी किया कि ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। तो यहाँ पे धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या करती है, दूर की ओर निकलती है सभी दिशाओं में। लेकिन जरा गौर फरमाना कि ये इधर से प्लस और इधर से ये प्लस, दोनों आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। क्या होंगे, टकराएंगे। और हम लोग यह भी जानते हैं कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है। तो फिर क्या होगा, जब काटती नहीं तो क्या होगा, तो यह होगा कि इसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी और इससे ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे दूर की ओर दिखा देना है भाई सभी दिशाओं में। ये क्या है, दो धन आवेश के लिए जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, रबड़ की तरह लचीलापन होता है। यह गुण भी होता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा रबड़ की तरह लचीलापन होता है। और यदि ऋण आवेश की बात करें, दो ऋण आवेश के बीच में खींचने को, तो क्या करोगे, दो ऋण आवेश ले लो, दो ऋण आवेश ले लेते हैं, दो ऋण आवेश ले लिए। इसमें भी क्या होंगे कि आवेश की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं इसमें इनवर्ड होते हैं। इनवर्ड तो क्या, इसकी आवेश रेखाएं ऐसे प्रवेश करेंगी। अंतर बस इतना ही होता है दोस्त कि धन आवेश में आउटवर्ड दिखाते हैं बाहर की ओर, और ऋण आवेश में क्या दिखाते हैं, अंदर की ओर। हो गई, समझ गए होंगे। यहाँ पे हमें किस भाव से ये ऐसा किए हैं कि ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अब क्या है, विपरीत प्रकृति के आवेश। तो विपरीत प्रकृति के आवेश के साथ क्या होगा कि प्लस से जो भी क्षेत्र रेखा निकलेंगी माइनस में प्रवेश कर जाएंगी, और इधर प्लस से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, माइनस में प्रवेश कर रही है। चूंकि इसे ऐसे समझो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस से रेखा निकल रही है और माइनस में प्रवेश कर रही है, प्लस से निकल रही है माइनस में प्रवेश कर रही है। तो माइनस में इधर से प्रवेश करते दिखा दो और प्लस में इधर बाहर निकलते दिखा दो, हो गए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हालात में क्या होता है, इसे आकर्षण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आकर्षण गुण। कौन सा गुण आया इसके पास, आकर्षण का गुण आया। तो आप लोग जानते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण गुण और समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। वो यहीं से निकल करके आता है, कहीं दूसरे जगह से नहीं निकलता है। जब दो समान आवेश रहेंगे, समान प्रकृति, समान प्रकृति रहेगी तो क्या हो रही थी, देखो जब दोनों समान है तो ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, सपोर्ट भी नहीं कर रही है। तो इसे बोलते हैं प्रतिकर्षण गुण। कैसा गुण, प्रतिकर्षण गुण। और जब विपरीत हो जाते हैं
जब समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण, और जब असमान प्रकृति रहेंगी तो आकर्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है कूलम्ब के नियम। कूलम्ब के नियम को ध्यान से याद कर लो। कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या बोला जाता है कि किसी भी माध्यम में, पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, किसी भी माध्यम स्थित दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश कहने का मतलब क्या है, स्थिर आवेश। याद रखोगे, कूलम्ब का नियम स्थिर आवेश के लिए लागू है, गतिमान आवेश के लिए लागू नहीं है। गतिमान आवेश के लिए कोई और बल लगेगा और उसको अलग नियम में ढाल करके पढ़ेंगे। किसी भी माध्यम में, वो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि कूलम्ब बल किस माध्यम के लिए सत्य है, किसी भी माध्यम के लिए सत्य है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अभी हमने देखा कि प्रतिकर्षण कब होता है, जब समान आवेश होते हैं। आकर्षण कब होता है, जब विपरीत आवेश होते हैं। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है आपका कूलम्ब का नियम। क्या है, किन्हीं माध्यमों में उपस्थित दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपातिक तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और इसे ढालने के लिए हमने क्या देखा है कि जो फोर्स होता है वो किसका समानुपाती है। अगर कोई दो Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितने ले लें, r दूरी ले लें, तो दूरी जो होता है आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। ठीक है, तो इसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि कूलम्ब के नियम में ये जो स्थिरांक आता है कि इसका मात्रक क्या है, तो ये मात्रक याद रखोगे, C फॉर कूलम्ब, N फॉर न्यूटन, M फॉर मीटर। तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर याद रखोगे। और ये बीमा भी याद रखोगे, ये पूछ लिए जाते हैं हमेशा, हर बार एग्जाम में एक न एक यूनिट डायमेंशन से प्रश्न होते ही हैं। और E0 क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता क्या है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे, कूलम्ब के नियम के जो फॉर्मूलाज हैं उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो आप समझ रहे हैं, फॉलो करो यार। और